हाँ, आ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठो बेटा। थैंक यू। ओके, तो आपने 2021 में हंसराज कॉलेज से पास किया। यस सर। गुड। यस सर। तो हंसराज कॉलेज में पढ़ने के बाद तो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यस सर। फिर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करी आपने? सर मेरा स्टार्टिंग से ही फिर फोकस आरएस का ही रहा सर। क्यों, ऐसा क्यों? सर एक तो राजस्थान का होने के ना कारण, और एक सर उसके बारे में अभी मतलब एक बार प्लान किया नहीं है यूपीएससी का। किया नहीं। अच्छा, कोलायत तहसील की क्या खासियत है सबसे बड़ी? सर कोलायत तहसील की खासियत है, एक तो वहाँ पर मिलने वाले जो कुछ सिरेमिक प्रोडक्ट्स, और एक सर वहाँ पे बॉल क्ले और 2-3 तरह की मिट्टी मिलती है वहाँ पे, जिससे जो सिरेमिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और एक सर कोलाई तहसील के पास में थर्मल प्लांट है गुड़ा, हम्म। जो लिग्नाइट बेस्ड है। वो बताओ ना। यस। ये लिग्नाइट से, जब हमारे पास लिग्नाइट का इतना भंडार है राजस्थान में, तो फिर लिग्नाइट बेस्ड प्लांट और क्यों नहीं बनाते अपन? सर लिग्नाइट में जो कंटेंट होता है कोल का, वो कम होता है। किसका? कोल का कंटेंट। हम्म। और इस वजह से सर इसमें थोड़ा मतलब जो फाइनेंशियली है वो। अच्छा, मैंने तो सुना था कोल की एक वैरायटी को लिग्नाइट कहते हैं। जो कोल की सबसे अच्छी वैरायटी होती है उसे क्या कहते हैं? सर एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कहते हैं यस। ना। तो एंथ्रेसाइट बेस्ड कौन सा प्लांट है राजस्थान के अंदर? सर राजस्थान के अंदर तो एंथ्रेसाइट बेस्ड, सॉरी सर मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। ओके। अच्छा, ये बताओ कि जो हमारे यहाँ पर पर्यावरण है, अब सडनली पर्यावरण पे एक अटैक हो गया। क्या अटैक हो गया? सर पर्यावरण पे अभी अरावली अरावली को लेकर एक नई डेफिनेशन आई है सर। हम्म। तो तो क्या फर्क पड़ता है, डेफिनेशन तो कुछ भी दे दो। पेड़ पौधे पत्ते तो सब अभी वैसी वैसी है, मेरे को कुछ कमी दिखी नहीं उनमें। सर इसमें अरावली की नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो 100 मीटर से कम जो है पहाड़ी है, उनको अब अरावली कंसिडर नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से अरावली का ऑलमोस्ट 90% जो पार्ट है वो आउटसाइड हो जाएगा उससे, रेगुलेशन से। तो फिर उनमें माइनिंग लीगली अलाउड हो जाएगी। ओके। अच्छा, आपने देखा होगा जयपुर में या और शहरों में जब हम चौराहों पर गाड़ियां रोकते हैं, यस सर। तो कुछ बेगर्स दिखते हैं हमें, जो दरवाजे को खटखटाते हुए रहते हैं, हमें दो पैसे दो, जबरदस्ती दे ट्राई टू डू इट। इस समस्या का क्या हल सोचते हैं आप? सर इस समस्या के लिए एक राजस्थान गवर्नमेंट भी एक प्रोग्राम चला रही है, भोर करके। और क्या इसमें करके? भोर प्रोग्राम है सर, जिसमें जो बेगार्स हैं उनको अगर स्किल्स प्रोवाइड की जाए और इनके स्किल और ट्रेनिंग पे काम किया जाए तो इसको सर कम किया नहीं, जा लेकिन इसका सकता तो है। कोई दिख तो रहा ही नहीं प्रभाव। मैं तो जो पिछले 5 साल से देख रहा हूँ वही स्थिति आज की भी नजर आती है, सेम, कुछ फर्क परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। ऐसा क्या कारण है कि वो लोग उस योजना के अंदर जाकर लाभ नहीं लेना चाहते? सर एक तो भिक्षावृत्ति जो है वो इजी वे है पैसा प्राप्त करने का, और एक सर अगर जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो जागरूकता है लोगों की इस प्रोग्राम के प्रति, वो सर उतनी नहीं देखी गई है इस वजह से। राजस्थान में अभी भी हम कहते हैं कि बहुत सारे हमने चिकित्सा के संस्थान बना दिए, लेकिन लोग फिर भी भागते हैं एसएमएस के लिए, चाहे किसी गांव में हो कुछ हो, थोड़ी सी भी सीरियस बीमारी हुई फटाक से यहाँ पे भागते हैं। तो इस पूरे तंत्र जो हमने क्रिएट किया है स्वास्थ्य का, उसकी क्या कमी है? सर स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी अगर कमी के रूप में देखा जाए तो एक तो सर जो पब्लिक हेल्थ और जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसका सर मजबूत ना होना, एक तो वो कमी दिख पा तो रही है। जब ये अगर आपको पता है तो सरकार को नहीं पता है बात? ये सब पता है सर। फिर क्यों नहीं हो पाता इसमें कुछ काम? सर इस पे काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। क्या, जैसे एग्जांपल? एक तो जो पीएससीज होते हैं, जो इसमें प्राइमरी लेवल पे वहाँ पे हेल्थ सेंटर होते हैं, और एक कम्युनिटी सेंटर भी होते हैं नहीं दो नहीं, तीन गाँव प्राइमरी में। हेल्थ सेंटर है। हाँ। तो उसमें क्या फिर दिक्कत क्या है? बहुत अच्छी बात है, फिर तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो फिर क्यों नहीं, फिर लोग क्यों जाते हैं दूसरी जगहों पर, वहां पे क्यों नहीं मिल पाती उनको सुविधा? एक तो सर वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उसमें जो मेजर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो बड़ी बीमारियों की, वो सर कम है थोड़ी अच्छा, सी बस। और क्या समस्या है उनकी? और एक सर मैन फोर्स की भी कमी रहती है। मैन फोर्स की क्या कमी रहती है? तो वहाँ पे सर जो है लोग हैं, जो डॉक्टर और जो स्टाफ है अदर स्टाफ, उनकी कमी है। अच्छा, ये बताओ, राजस्थान में हमने आंगनबाड़ियों को एक लंबा जाल बना रखा है, तो इनका क्या उद्देश्य है आंगनबाड़ियों का?
कुछ तो मुझे दिखते हैं, बच्चे तो दिखते नहीं, कभी जाओ तो 4-5 बच्चे बैठे हुए दिखते हैं छोटे से। क्या है इसका उद्देश्य? क्यों सर चला रखा है इसको? सर आंगनवाड़ी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है सर, जो प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है हम्म। उसमें, और बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए सर प्रिपेयर करना। और तो कैसे प्रिपेयर करते हो? तो इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई 1.5 साल का, कोई 2 साल का, 2.5 साल का, वो क्या एजुकेशन के लिए तैयार करेंगे? सर एक तो उनको जो बेसिक एटिकेट्स वहाँ पे सिखाए जाते हैं आंगनवाड़ी में, और एक सर एजुकेशन के लिए, सॉरी सर, ये तो बेसिक चीज पता होनी चाहिए ना मेरे को। अच्छा, आशा वर्कर फिर क्या होती है? आंगनबाड़ी वर्कर तो ये हो गए, फिर आशा वर्कर क्या होती है? आशा वर्कर सर नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इनको नियुक्त किया गया था। ये जो मतलब ग्रामीण स्तर पर जो भी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स होती है उनको देख रेख और उनकी निगरानी करने के लिए रहती है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल रखी है कि लड़कियों को पैड्स जो होते हैं ना, हाँ वो फ्री उपलब्ध कराएंगे। लेकिन लड़कियां गांव में तो हमारे अभी इन चीजों में बिल्कुल टैबू है, आसानी से वो मांग नहीं पाती स्कूल के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम इस तरीके का है कि वो ले नहीं पाती वहां से। तो कैसे करा जा सकता है इसका सुधार? सर, इसके लिए जागरूकता, एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं सर, किसके लिए? इस सैनिटरी नैपकिन्स के नहीं, लिए। कौन किसके लिए? कौन किसको जागरूक करना चाहते हो? सर एक तो गांव के लोगों को और मेनली महिलाओं को सर। नहीं, बच्चे को तो है, बच्चे ने चाहती हैं कि हम ले लें नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन ले लें। अभी भी सोसाइटी में लेकिन एक परसेप्शन बना हुआ है उसका नेगेटिव, इसलिए। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, क्या करा जा सकता है स्कूल के अंदर? सर नेगेटिव इसके लिए सर पब्लिक अवेयरनेस और अब उसको। ये तो जनरल वर्ड हो गया ना। अब लड़कियां हैं कि स्कूल के अंदर मान लीजिए 50 लड़कियां हैं, है ना, अब वो लगा रखी है वहाँ पे एक मशीन, हमने वेंडिंग मशीन लगा रखी है कि आप निकाल सकते हो सैनिटरी नैपकिन, लेकिन नहीं निकाल रही। चाहती है निकालना, लेकिन नहीं निकाल पा रही। सर इसके मैं सोच पा रहा हूँ जहाँ तक कि एक तो सर जो उनका खुद का और जो पब्लिक वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एटीट्यूड सर चेंज करने में थोड़ा वैसे टाइम लगता है सर। हम्म। तो अगर इसको प्रोग्राम को थोड़ा मतलब काफ़ी थोड़ा टाइम दिया जाए तो इसमें सुधार किया जा सकता है सर। ओके। एक अभी जी राम जी करके कोई नई स्कीम आई है, क्या है ये? सर इसमें मनरेगा को परिवर्तित किया गया है, मनरेगा के जो प्रोविजंस हैं उनको। क्या चेंज किया है? एक तो सर जो मनरेगा के अंतर्गत 100 डेज का था, रोजगार प्रोवाइड किया जाता था अनस्किल्ड, अब उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। और एक सर पहले ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम थी, अब इसको डिमांड ड्रिवन से हटा के सर मानक आवंटन पर आधारित कर दी गई है। और एक सर इसमें जो फंडिंग का पैटर्न था, जो वेजेस थे वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, अब उसमें 60-40 का शेयरिंग होगा नॉर्मल स्टेट्स के लिए, और जो हिमालयन है और जो पूर्वी नॉर्थ ईस्ट सर स्टेट्स हैं उनमें 90-10 का, और जो यूटीज हैं जिनमें असेंबलीज नहीं है उनमें 100% सेंटर फंडेड होगा सर। ये डिमांड ड्रिवन और अलॉटमेंट ड्रिवन, इसमें क्या डिफरेंस हुआ? सर अलॉटमेंट वाले में बेटर जज किया जा सकता है जो फंड है, और डिमांड ड्रिवन वाले में सर जब भी डिमांड क्रिएट होती है तो उस अकॉर्डिंग फंड रिलीज करना पड़ता है सर। मतलब अब इसका रोजगार देने का उद्देश्य नहीं रहा। डिमांड ड्रिवन होगा तभी रोजगार देंगे। एक गांव में आदमी 50 अवेलेबल है, उनको डिमांड है, उनको तो दे नहीं रहे, और शहर के एक मोहल्ले में या दूसरे गांव के पास में सांगानेर के रूरल एरिया में सैंक्शन कर दिया जहाँ पे लेबर अवेलेबल नहीं है। नहीं सर, इसका हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि अब इसका काम जो रोजगार प्रोवाइड करना नहीं है। अब इसमें सर रोजगार के साथ साथ एक एसेट क्रिएशन पे भी फोकस किया जाएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा ताकि जो इस पे निर्भरता है उसको कम किया जा सके सर। यूएस के साथ अपने टैरिफ को लेके बहुत कश्मकश चल रही है, तो ऐसे कौन से दो बिंदु है जिसमें यूएस और हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है? वो कुछ चाहता है, हम कुछ चाहते हैं। सर एक तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज का है, और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूएस का आरोप रहता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो इन कंट्रीज से जैसे इंडिया चाइना इनसे डंपिंग होती है सर, तो एक तो वो कंसर्न रहता है उनका। और एक, सॉरी सर अभी मैं एक ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है?
सर जेनेटिक जीएम बोलते हैं ना, जीएम बीज है, जीएम प्रोडक्ट है, जीएम क्या होता है? सर अगर किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या नहीं साहब पहले पूछ रहे हैं, फुल फॉर्म तो बता दो उसकी। जेनेटिकली मॉडिफाइड सर क्रॉप्स होती है, तो इसमें सर जो क्रॉप्स हैं उनमें कुछ जेनेटिक चेंज किए जाते हैं, या तो उनको जेनेटिक्स का जो कोड होते हैं या तो उनमें अल्टर किया जाता है या उनको रिप्लेस या फिर थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं सर। अपने पहले जीएम कपास का बहुत विरोध हुआ था, सुना है कभी क्यों हुआ था विरोध? सॉरी सर इस बारे में नहीं सुना। अच्छा, ये बताओ कि एनर्जी में राजस्थान के लिए कौन सी एनर्जी बेटर है, और उसके विकास में आप क्या और कमी लगती है, क्या कुछ और करे तो और अच्छा हो जाएगा? सर सोलर और विंड एनर्जी दो, ये क्या करना चाहिए दोनों में से? किसी एक के लिए बताओ सर, इसमें ये काम करें तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। सर सोलर इंडस्ट्रीज में जो खाली जगह हैं उनमें अगर प्लांट और लगाए जाएं तो सर इसमें और बढ़ावा किया जा सकता है। खाली जगह क्या, सरकार ने तो कहते हैं आप अपने घर की छत पे ही लगा दे, उससे ज्यादा तो जगह कहाँ से देंगे? तो ये तो ऑलरेडी कर रही है सरकार, और अपन क्या कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक कि भाई ये सरकार जो कर रही है उसके अलावा एक काम ये और करे तो शायद और बेटर हो जाए? सर एक जो एनर्जी में जो बायोमास है सर, उस पे एक उस एनर्जी सोलर पे का भी बायोमास फोकस। से क्या है लेना देना है? अपन सोलर की बात कर रहे हैं। सॉरी सर, सोलर एनर्जी में सर जो नई है, और तो सर जो नई टेक्नोलॉजीज के साथ अगर उसको और इम्प्लीमेंट किया जाए तो। अभी पार्लियामेंट में एक बिल आया था जिसके बारे में बहुत हल्ला मचा, फिर बाद में सरकार ने वो बिल वापस ले लिया। सर्विलेंस के बारे में था, क्या था ये? सर वो संचार साथी को लेकर था, उसमें ये कहा गया था कि जो संचार साथी ऐप है वो अब फ़ोन में इनबिल्ट आएगा, लेकिन जब प्राइवेसी और इसका कंसर्न सर्विलेंस का कंसर्न हुआ तो फिर सर इसको वापस ले लिया। तो ये पेगासस के मामले में जो कुछ हल्ला हुआ था वो ये एक ही चीज है क्या? नहीं सर, पेगासस का जो मामला था वो एक वायरस का या उसका मामला था सर, जो इसमें फ़ोन में इनबिल्ट किया जाता है, और ये एक ऐप का था जिसके थ्रू अगर सर्विलांस किया जाए। पेगासस वाज ए वायरस और सर्विलेंस इक्विपमेंट, सर्विलेंस सॉफ्टवेयर। सर सर्विलेंस सॉफ्टवेयर था जो मतलब बिना इसके परमिशन के हो जाता था डाउनलोड। आरबीआई रेपो रेट तय करती है, ये रेपो रेट क्या होती है? सर रेपो रेट आरबीआई जो परचेज होता है उसके लिए, जो बैंकों से सर बैंकों के लिए एक दर डिसाइड करती है। किस चीज़ की दर बेटा साहब ये पूछ रहे हैं? सर सॉरी अभी मैं ध्यान में नहीं आ रहा सर। अभी जीएसटी में कुछ रिफॉर्म्स हुए थे, हाँ सर। सरकार ने कहा हम जीएसटी को हमने बिल्कुल पूरा बदल दिया है, तो क्या रिफॉर्म्स हुए थे, कुछ आइडिया है? सर एक तो स्लैब्स जो है वो रिड्यूस की गई थी, पहले मल्टीपल स्लैब्स थी, अब उसमें 3 स्लैब करी गई है। अब 3 स्लैब रह गए, हाँ सर, कौन कौन सा है? एक तो 0% है सर, और एक 5% है, और एक सर मैक्सिमम की है, एक मैक्सिमम है सर 40% है, आई डोंट सर अभी रिकॉल नहीं कर। 12% का कोई स्लैब नहीं है? और 18% का? 18% नहीं है, अब नहीं 18%? सॉरी सर। जीएसटी जो है सर्विसेज पे क्या लग रहा है सर? जैसे मान लो एजुकेशन सर्विसेज है, उन्हें कितना लगता है जीएसटी? सर पहले तो 18% था, अब अभी क्या सर, सॉरी अभी ध्यान में नहीं। ओके। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा जन समस्या निवारण के लिए क्या प्रावधान है? कोई ऐसा ऐप बना हुआ है या कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है, या कैसे पब्लिक ग्रीवेंस का रिट्रेसल कैसे करती है राजस्थान गवर्नमेंट? सर एक जनसंपर्क हेलो। पोर्टल है और एक नंबर भी है, हाँ बताइए। क्या नंबर है? 181। कभी ट्राई किया इस नंबर को? यस सर किया। क्या किया? एक बार सर जो गांव में एक मतलब जो ये है, सर एक सर गांव में प्रॉब्लम थी इसकी वाटर की, जो वाटर लीकेजेस होते थे वहाँ पे, तो जब भी पानी आता था तो वो वाटर सप्लाई होने की बजाय जो गांव का जो मेन एरिया था वहीं पर सर स्पिल हो रहा था।
तो उसको रोकने के लिए सर किया था। फिर क्या हुआ? सर फिर आए थे वर्कर्स, वो सही करने, मरम्मत करने वाले आए थे, फिर उसको सही किया गया था। फिर आपके पास कोई मैसेज आया? हाँ सर, क्या आया मैसेज? कि एक तो आपकी मतलब जो कंप्लेंट है वो दर्ज की जा चुकी है और इसके लिए अब एक्शंस लिए जाएंगे। बस? सर इसके एक्शंस के बाद में भी आया था सर, क्या आया था? कॉल भी आया था सर, कॉल भी आया था। अच्छा। अगर रोड एक्सीडेंट में एक आदमी की डेथ हो गई, अब उसके 35 साल की तो वाइफ है, वो जिंदा है, एक 15 साल का बच्चा, एक 13 साल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा है। आपको उस एरिया में, आप एसडीएम हो, आप ये बताओ उसको किस किस योजना का लाभ आप दिला सकते हो? सॉरी सर, अगर रिपीट करें। एसडीएम हो तो भाई, आपके एरिया में अचानक एक रोड एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी की डेथ हो गई, पीछे उसकी एक तो बीवी है, 2 बच्चे हैं, तो आप, और उस आदमी को तो आप वापस नहीं ला सकते। अब आप उसकी बीवी बच्चों के लिए सरकार की स्कीम में से किस किस स्कीम का फायदा दिला सकते हो? सर एक दो स्कीम कोई ध्यान में आ रही हो आपको? ओके सर, वो पढ़ी लिखी भी है, बीकॉम की हुई है लड़की भी। ओके सर। बताओ सर एक तो जो पेंशन स्कीम है, कौन सी पेंशन? विधवा पेंशन स्कीम, हाँ। वो उसका वो मुहैया कराई जा सकती है सर। और एक सर पालनहार स्कीम है, तो पालनहार स्कीम का भी फायदा दिया जा सकता है। क्या पालनहार में क्या है? उसमें सर कैश पेमेंट किया जाता है। किसको? उसकी वाइफ को? जो भी पालनहार होता है सर, और अभी वाइफ है तो सर वाइफ को किस बात का पेमेंट मतलब? बच्चों की सर शिक्षा को तो लेकर ये बना। बताओ ना कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पालनहार योजना में उनकी एज और क्वालिफिकेशन के हिसाब से पर मंथ सहायता दी जाएगी। और सर जो मेरिट कम स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, उसमें भी सर प्रोविजन। स्कॉलरशिप तो किसको मिल रही है? 12 साल के बच्चों। बच्चे को कौन सी स्कॉलरशिप मिलेगी? सर प्री मैट्रिक होती है सर एक स्कॉलरशिप। सर और तो अभी उसको कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा? सर हाँ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर है, अकाउंट उन्होंने कर रखा है, एनरोल कर रखा है, तो सर एक्सीडेंट इंश्योरेंस। गवर्नमेंट की भी तो कोई स्कीम होगी। आपदा उन्होंने नहीं राहत कर सरकार, रखा। उसने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है गवर्नमेंट से। आपदा राहत में से कोई पैसा मिलेगा उसको? सॉरी सर, इसका सर थैंक यू। आपने बीएससी किया है हंसराज से। बीएससी मींस क्या क्या सब्जेक्ट्स थे? सर फिजिक्स ऑनर्स था। फिजिक्स ऑनर्स था। फिजिक्स ऑनर्स आपने जब ऑप्ट किया था तो क्या सोचा था उस बारे में कि भाई मैं फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और दूसरी सब्जेक्ट में ले रहा हूँ? सर एक तो उस टाइम मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट था इसलिए, और एक सर सोसाइटी का परसेप्शन भी रहता है थोड़ा। वैसे मेरा टारगेट सिविल सर्विसेज का ही था, लेकिन परसेप्शन रहता है कि भाई जो इंटेलिजेंट है उनको साइंस लेना चाहिए सर। एक अच्छा, अभी जो सिविल एविएशन में जो संकट आ रहे हैं, जैसे इंडिगो वाला था और था, इसकी कोई इस तरह की कोई बॉडी नहीं होती जो इसको कंट्रोल करती हो? रेगुलेटरी बॉडी जिसे कहते हैं, होती है? रेगुलेटरी बॉडी तो है सर। क्या नाम है उसका? सॉरी सर, अभी मेरे को नहीं, इतना बड़ा केओस हुआ है, तो अगर वो बॉडी जो है एक्टिवेट होती है, एक्टिवली काम करती, तो ये केओस होता क्या? कहाँ लैप्स हुआ? सॉरी सर, इस बारे में कोई बात जानकारी। नहीं। ये जो फ्लाइट होती है, एयर जो फ्लाइट जो क्राफ्ट है वो फ्लाइट लेता है, वो कौन सा सिद्धांत लगता है उस पर फ्लाइट लेते टाइम? सर बर्नौली प्रिंसिपल क्या है बर्नौली सर? सर बर्नौली प्रिंसिपल है कि अगर प्रेशर में डिफरेंस किया जाए तो सर उसकी वेलोसिटी और सर फोर्स लगता है, अब थ्रस्ट फोर्स लगता है सर। थ्रस्ट फोर्स के अलावा? थ्रस्ट फोर्स के अलावा भी तो कुछ लगेगा, कहीं कोई लो प्रेशर एरिया भी तो क्रिएट होगा। हाँ सर, जहाँ पे विंड की वेलोसिटी कम होगी उस साइड लो प्रेशर क्रिएट होता है, जहाँ ज्यादा होती है हाई प्रेशर क्रिएट। तो इसमें जो स्पीड है, बताओ ना, सर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उसको समझो तो सही। पहले आपने स्पीड तो बढ़ा दी, बर्नौली प्रिंसिपल भी लगा दिया, चले दौड़ेगा आप उसके ऊपर पट्टी पे, उड़ेगा कैसे? वो दौड़ता रहेगा। दौड़ता रहता है, तब जो
उसके प्लेन्स के विंग्स होते टेक हैं। ऑफ करना मैं बोल रहा हूँ, पूरी कैसे होता प्रक्रिया है? बताइए। तो प्लेन के जो विंग्स होते हैं उसके साथ नीचे लोअर प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से अप थ्रस्ट फोर्स ऊपर की साइड लगती लोअर प्रेशर अगर नीचे होगा तो लोअर तरफ भरने के लिए जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? बनोली स्वरम पढ़िएगा वापस से। और ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ये आप चूंकि फिजिक्स के, दूसरा क्या सब्जेक्ट था? है सर। एक फिजिक्स। बस एक के लिए, चलिए कोई बात नहीं। अभी जो डी डॉलराइजेशन एक टर्म चल रही है, जबकि आज डॉलर का भाव बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं डी डॉलराइजेशन, क्या है ये? सर डी डॉलराइजेशन से तात्पर्य है कि जो डॉलर पे डिपेंडेंसी है इसको रिड्यूस करके हाँ, जो बाकी करेंसीज है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाई जाए। लेकिन उसका तो रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सर डॉलर की जो प्राइस बढ़ने का सर एक रीजन है डॉलर की सप्लाई सर, और एक अनसर्टेनिटी ग्लोबल जो टैरिफ। अच्छा, रुपया टूटा और रुपये का डिवेल्युएशन हुआ, दोनों में क्या अंतर है? सर रुपया टूटा जो है वो मार्केट लेड होता है, और डिवेल्युएशन जो होता है वो जो हमारी सेंट्रल बॉडी होती है वो करती है उसको। अग्निवीर जो है, अग्निवीर का बहुत विरोध हुआ था और अभी भी होता है। गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम निकाली है अग्निवीर के लिए जो अट्रैक्ट करे उनको या उनको फायदा मिले? सर गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको डायरेक्ट किया है कि आपके जो रीजनल लेवल पे जो रिक्रूटमेंट्स होती है उनमें सर आरक्षण प्रोवाइड किया जाए। कितना? सर जो अकॉर्डिंग टू 50% का डिक्लेरेशन। आज का पेपर पढ़ा था? मैं आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। आज के न्यूज़पेपर में 50% का हमको रिजर्वेशन का वो दे दिया है, ठीक है ना। और आप ये जेन जी जो है ये क्या है अभी जो उसमें हुआ बांग्लादेश में, सॉरी नेपाल में, सर जैन जी और उसका सब जगह पे होता जा रहा है, बांग्लादेश में भी हुआ, फिर सब जगह इसका वो ये जो एक वायरस है ये फैलता जा रहा है। क्या है ये जेन जी? सर जैन जी को एक वायरस का नाम। अरे वायरस नहीं है भाई साहब, ये एक सोशल वायरस कह रहा हूँ मैं। सर हाँ, जो नया जो नई जनरेशन आ रही है उसके लिए हमने जी लगाया है। सर जो नई जनरेशन है उसकी जो डिमांड्स है, हाँ, तो वो जब फुलफिल नहीं हो पाती तो सर जैसे नेपाल में जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया था तो उस वजह से उन्होंने किया था। तो सोशल मीडिया जो है इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया को यहाँ भी बैन करा। अभी तो हम लोग तो कह रहे हैं एआई लगाएंगे और सारी चीजें जो सोशल मीडिया पे डाल दिया, और जो करेंसी है उसको हम बिल्कुल हटाना चाह रहे हैं। हम सारी जो बैंकिंग एंड लेन देन जितनी भी प्रक्रिया है उसको हम वो कर रहे हैं कि ना, डिजिटाइजेशन उसका। तो ये चीज कैसे फिर ये बर्दाश्त करेंगे इस चीज को? और देखो इसका, अच्छा इसके फायदे और नुकसान क्या है? एआई जो आ रहा है और जो सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो रहा है, पॉपुलर क्या हर जगह पे हो रहा है, तो इसके दोनों के फायदे और नुकसान बता दीजिए। सर एक तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का फायदा ये है कि जो अवेयरनेस है सर, एक तो अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों के बीच में चीज़ों की, और दूसरी सर जो सर सोशल जो इंटरेक्शंस हैं सर सोशल मीडिया से वो भी बढ़े हैं। और एक सर जो जब सॉरी सर चेयरमैन सर ने आपसे पूछा था अभी गांव के स्कूलों के छोटे कि बेवजह छोटे बड़े मतलब छोटे ही स्कूल हैं और वहाँ तो किसी तरह की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की डेवलप नहीं है, जबकि सरकार ने जो NEP 2020 है उसमें जो प्रावधान किए हैं वो तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के और बिना डेवलपमेंट के, बिना जो डिवाइस और ये हमारे वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। अब वहाँ स्मार्ट बोर्ड नहीं है, वहाँ पे और सारी सुविधाएं नहीं है, NEP कैसे लागू कर सकते हैं वहाँ पे? NEP पढ़ा है? NEP 2020 सुना तो होगा, अगर पढ़ना तो मुश्किल है, 300 पेजेस से ज्यादा है उसमें, पर एक मोटा आइडिया तो होगा। क्या है सर? इसके लिए पहले बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर वो क्रिएट किया जाना चाहिए, तो ये तो सरकार को चाहिए था। 2020 से अभी तक कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना उसको लागू कर पाए हैं यहाँ पर? सर लागू एक तो सर जो पैटर्न है जो पहले 5+10+2 था उसमें चेंज कर पाना वो वाला कर दिया है। और एक सर जो एक देश एक सिलेबस वाला कॉन्सेप्ट था उसको भी सर लागू किया जा रहा है। त्रिभाषा का कुछ है, कोई 3 भाषाओं का कोई फॉर्मूला लगाया है? हाँ सर, हाँ, त्रिभाषा का फॉर्मूला है कि जो 2
लैंग्वेजेज है, हिंदी, इंग्लिश। कहाँ विरोध हुआ इसका? सर इसमें इसका विरोध भी हुआ है ना, इस भाषा का और भाषा के फॉर्मूले का, बताइए। मेनली साउथ जो स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स में हुआ है सर इसका। वो ये कह रहे हैं कि भाई इसके माध्यम से जो हिंदी है उसको थोपा जा रहा है हम पे। नहीं तो हिंदी अकेले का ही क्यों विरोध कर रहे हैं वो? महाराष्ट्रियंस कहते हैं कि हम तो यहाँ तो सबको हिंदी सीखनी पड़ेगी अगर आना है तो, और वो साउथ वाले कहते हैं कि यहाँ करके आप तमिल बोलो या मलयालम बोलो। तो ये एक इस तरह से हिंदी का जो विरोध हो रहा है इधर वाले एरियाज में तो नहीं हो रहा है, जो नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं यहाँ तो सब लोग रह रहे हैं। सर एक तो कुछ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज ने बेनिफिट के लिए यूज किया है सर इसको, और एक सर जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो हिंदी की अभी उतनी नहीं है इन स्टेट्स में। अच्छा, आप को मैं एक सिचुएशनल सवाल देता हूँ। एसडीएम सेलेक्ट हो गया और एक एमओयू साइन हुआ है। एमओयू में ये हुआ है कि भाई सचिन सच जो खाली बंजर जमीन पड़ी है, एरिया खाली माने जिस पे किसी का हक नहीं है, सरकारी जमीन है, उस पे ये वो उनको अलॉट कर दिया गया कि इस पे आप अपनी वो लगा दीजिए प्लांट। तो जब आप मौके पे जाते हैं उनको दिखाने, आप देखते हैं कि वहां तो बबूल, खूब सारा ग्रीनरी, बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है और जंगल बना हुआ है पूरा का पूरा, और आप उनको मना कर देते हैं कि बोलते हैं मैं तो अभी नहीं दे सकता इसको, मैं जंगल नहीं कटवा सकता। तो कौन सी अथॉरिटी को आप अप्रोच करेंगे? क्या जंगल कटवा देंगे या उनको दे देंगे? चूंकि एमओयू हो चुका है और पेपर लेकर के आ चुके हैं, वो बिना सर्वे किए हुए इस तरह का काम हो गया भूल से, क्या करेंगे? सर मैं सबसे पहले तो ये इंश्योर करूंगा कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है उसके लिए तो अगर वो सारे मिलते हैं तो सर उसको क्लियर किया जा सकता है। नहीं तो सर नहीं तो फिर क्लियर नहीं किया जाएगा। तो एमओयू जो हो गया वो तो दिखा रहा है, मेरे पास तो एमओयू है, मेरे पास तो पेपर है। सर एमओयू मेनली एक टर्म्स का ही होता है, एक बार जो अंडरस्टैंडिंग की टर्म्स है, भाई दोनों के बीच में एक पॉइंट को लेकर अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो इसका कोई लीगल है नहीं। लीगल जो बैकिंग होती है तो वो ज़्यादा रहती नहीं है उसकी। ठीक, थैंक यू बेटा, अभी आपको दोबारा बुलाते हैं फिर। थैंक यू। आओ बेटा, बैठो। कैसा लगा आपको अपना इंटरेक्शन? सर आपकी सही था और सर ठीक था। ठीक था इंटरेक्शन। तो आपको कैसा लगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी उसमें? सर एवरेज थी इनफा। अच्छा, मुझे कुछ चीज़ें समझना चाहता हूँ मैं आपके बारे में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सफल बनाएं, हम आपको इवेल्युएट करना हमारा उद्देश्य नहीं है ना? कर लिया इवेल्युएट तो पता चल गया। अब उसके बेसिस पे हम चाहते हैं कुछ चीज़ें आपको बताएं जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। एक तो ये है सबसे बड़ी समस्या कि फिजिक्स ऑनर्स करने के बाद फिजिक्स की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, देखो, है ना? अब क्लास 10th की तो पूरी पक्की कर लो नॉलेज। क्लास 10th और 12th की जो फिजिक्स है उसके बेसिक फंडामेंटल्स तो क्लियर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आज आपसे मैं पूछूं कि एक पंखा चल रहा है, पहले मैंने 0 से स्टार्ट किया, अब वो 6 नंबर तक ले जा रहा हूँ धीरे धीरे, तो 6 भागों में बटा हुआ है वो। तो जब हम 6ठे भाग पे पहुंच गए तो बिजली की कंजम्पशन कितनी गुनी बढ़ जाएगी, बताओ? तो बढ़ेगी कि घटेगी ये भी बता दो सब साथ में। बिजली की कंजप्शन जब हम 5th गियर में गाड़ी चलाते हैं तो कंजम्पशन घटता है कि बढ़ता है? 1st 2nd गियर में और ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है कि 5th में? 5th में ज़्यादा चलती है। नहीं, तो अब आप ये बताओ कि अगर ये पंखा बढ़ाने से बिजली की कंजम्पशन बढ़ेगी या नहीं, बस इतना से चाहता हूँ। अब इतने पे आ जाओ चलो। सर लॉस कम हो जाएगा, बाकी बिजली कंजप्शन सर सेम ही रहना चाहिए। हाँ, तो बिजली कंजम्पशन विल रिमेन सेम। तो ये तो आपको बेसिक फंडामेंटल है उसका। एसी में अगर बढ़ाते हैं तो सर कंजप्शन तो एसी में कंजप्शन सर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? सर इलेक्ट्रिसिटी का क्या इलेक्ट्रिसिटी है? उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है, पंखे में भी इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें आप कह रहे हो बढ़ जाता है, उसमें कह रहे हो नहीं बढ़ेगा। तो इसको एक बड़ी बेसिक चीजें है ना ये। यस अब जैसे आपसे मैं पूछूं कि शाम को आकाश लाल क्यों दिखता है, ये बताइए। 9th क्लास पे आ गया मैं, सर ये बता। सर लाल रंग की जो तरंग देरी होती है वो सर ज़्यादा होती है, तो उसका प्रकीर्णन नहीं होता सर।
बाकी कलर के कंपैरिजन। तो एक बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए आपको? हाँ सर। अब ये वो जो अब माइक्रोवेव ओवन होती है, उसके अंदर आलू कैसे उगल जाता है? सर माइक्रोवेव जो ये उसमें 10th क्लास के अंदर हाँ सर। बुक के अंदर ये रेक्टेंगल बना के लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है ना, याद है आपको? बताओ क्यों? सर जो आलू में जो फैट और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं हम्म, सर, उनको वाइब्रेशन किया जाता है, जिससे सर उनकी एनर्जी इंक्रीज ओके। एक तो ये चीज़ थी, आपको ही इसकी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। सेकेंडली आपको राजस्थान की समस्याओं, राजस्थान की इश्यूज, योजनाएं, इनके बारे में अभी बहुत न्यू आपको नॉलेज है, ऐसा क्यों? सर मेनली सर एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि सर मैंने यूपीएससी का किया था मेनली क्या, तो आरएस मतलब राजस्थान जो स्पेसिफिक है वो सब्जेक्ट्स थोड़े से सर वीक। नहीं, मैंने जब आपसे पूछा था कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, आपने कहा मेरी यूपीएससी का कोई मेरा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो केवल आरपीएससी का इंटरेस्ट है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि भाई आनंद कॉलेज में बच्चा इतना अच्छा एडमिशन हुआ है तो वहाँ से आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। अब आप बिल्कुल उसका उल्टा बोल रहे हो। सर वो कुछ मॉक में मेरे को बोला गया था कि आप मैंने उनको यूपीएससी का बताया था हाँ, पहले लास्ट ईयर, हाँ। तो अब उन्होंने बोला था कि आप यूपीएससी का बताते हो तो फिर आरपीएससी पे थोड़ा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। नहीं, इंटरव्यू कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंटरव्यू में देखो, झूठ हमेशा पकड़ा जाएगा, ये आप सिद्धांत बना लो एक बार। नहीं आता तो नहीं आता, कोई बात नहीं सर, सॉरी, नहीं अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, लेकिन कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, ओके सर। ठीक है ना बेटा? अब राजस्थान आधारित नॉलेज पर आपके 60 से 70% क्वेश्चन राजस्थान नॉलेज आधारित तो होंगे। इंटरनेशनल, नेशनली के कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे कुछ लोग, लेकिन मेनली कंसंट्रेशन तो राजस्थान के ऊपर ही होगा। Yes, sir. तो राजस्थान की योजनाएं, राजस्थान की क्या क्या चीजों की प्रगति के लिए उपलब्धताएं हैं। अब आप एक बीच में क्वेश्चन बोलने की कोशिश करने लगे थे एथेनॉल वगैरह बनाने को, तो इन्होंने रोक लिया उस चीज को। एथेनॉल का तो हंगामा हो रहा है यहाँ पे। Yes, sir. एथेनॉल तो यहाँ पे राजस्थान में कोई मतलब ही नहीं है, सब जगह इसको विरोध करेंगे, एथेनॉल का भी विरोध चल रहा है। और आज उन्होंने मना भी कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे अब एथेनॉल यहाँ पर। अखबार पढ़ा होगा ना आपने हाँ, आज, उन्होंने मना भी कर दिया। तो राजस्थान की तो एक थॉरो स्टडी करो आप। कैसे करोगे? सर जो सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, एक तो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और सर जो राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके बारे में सर जो नहीं बेसिक। नहीं, हिस्ट्री में इतने क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। कल्चर, प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, बेसिक क्या समस्याएं हैं राजस्थान की। अगर आपसे पूछा जाए कि आज आप एक प्रशासनिक अधिकारी एसडीओ लग गए, तो एसडीओ को क्या मूल काम होता है? सर एक तो सर्विस डिलीवरी इंश्योर करना और अच्छा, एक ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सर। दो, और कुछ भी करता है एसडीओ? और सर जो डेवलपमेंटल वर्क्स जो चल रहे हैं वो तो वीडियो लगा रखा है उसके लिए, सर तो अलग विंग है वीडियो, हाँ। और उसके ऊपर सीईओ और पूरा अलग से कमिश्नर, डेवलपमेंट कमिश्नर, और सब लगे हुए हैं, इतनी सारी टीम लगी हुई है। सर ओवरसाइट करना उसका, किस चीज की ओवरसाइट करना? जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं नहीं तो फिर ये मूल काम थोड़ी हुआ भाई। अगर आप सुपरवाइज करने के लिए लगाना है तो क्या है नौकरी, फिर क्या करना चाहते हैं आरएएस की? कुछ ना कुछ तो आरएएस का मूल काम भी होगा ना एक एसडीओ का। तो ये मेरा मूल कार्य है, और काम मैं करूंगा। मुझे ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाना है, पक्का सब कुछ करूंगा मैं सुपरविजन भी देख लूंगा भाई कहीं गड़बड़ घोटाले तो नहीं हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी देख लूंगा। फिर मूल काम कह रहा, मूल काम इन्हीं सब काम में जो। तो ये आप जानो पहले। अब ये जानो कि जो ग्रामीण लेवल से एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, वो क्या होता है ना? कौन सी विंग्स काम करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रामीण से और जिला तक? सर एक तो रेवेन्यू की और एक डेवलपमेंट। तो अब एसडीओ क्या काम करता है? एसडीओ का मेनली डेवलपमेंटल का काम होता है। एसडीओ और रेवेन्यू का काम भी रहता बेटा ये सब चीज अच्छे से पढ़ लो। अब आपको समझ में आया कि मेन काम क्या होता है एसडीओ का? वो है रेवेन्यू का। है। ही इज इन चार्ज ऑफ लैंड एंड लैंड इश्यूज एंड लैंड प्रॉब्लम्स एंड लैंड केसेस। मेन काम तो उसका वो है। ये सब बाकी तो परफेक्टरी सारे उसके काम है। ओके। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि आज हमारे ग्रामीण लेवल पर कौन कौन सी स्कीम चल रही है। ग्राम लेवल पे आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण स्कीम किसको मानते हो आप, जो चल रही है, इंप्लीमेंट जो हो रही है? सर राजस्थान गवर्नमेंट की। हाँ, सर राजस्थान गवर्नमेंट की तो एक तो सर ये नरेगा में जो 125 वाला डेज का प्रोविजन पहले से ही है राजस्थान में, एक तो ये वाली चल रही है। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण स्कीम चल रही है। और
और एक सर स्वास्थ्य की है, और एक क्या है सर स्वास्थ्य की? स्वास्थ्य की जो मुख्यमंत्री आरोग्य योजना है सर, और एक सर जो जन आधार है, हम्म जन आधार जनाधार के योजना थ्रू क्या होती है जनाधार? डीबीटी का सर मेनली। नहीं, डीबीटी कोई योजना थोड़ी है। किसी भी योजना का जो लाभ है वो जन आधार के थ्रू। वो जनाधार के आधार पे आपको डायरेक्टली बेनिफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो कोई गांव में योजना बताओ, अच्छा चलो राजस्थान की छोड़ दो, ओवरऑल बताओ कौन सी योजनाएं चल रही है वहां पर? सर एक तो जल जीवन मिशन है, जल जल जीवन मिशन सर, उसमें क्या होता है? सर, जो टैप कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाते तो हैं पानी तो है ही नहीं राजस्थान में, आपने बताया था राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सर। फिर पानी कहाँ से आएगा उन टैप्स में? टैप्स में जो जैसे एरियाज हैं, कुछ स्कीम्स चलाई जा रही है सर। नहीं, जैसे मान लीजिए चूरू है, हाँ सर। और चूरू में लगा दिया आपने टैप, पानी तो खारा है, तो खारा पानी सर्व करोगे गाँव के अंदर, उसके अंदर घरों में? नहीं सर, चूरू में आईजीएनपी की एक ब्रांच है सर, तो उसके थ्रू किया जा सकता फिर उसे कैसे देंगे? मतलब मान लो आ रही नहर आ गई, है सर। अब हर घर में उससे पानी कैसे पहुंचेगा? सर नहर से पहले, मतलब जो नहर का अगर एक जगह का वाटर का स्टोरेज, वहां से सब पहुंचाइए। ये सब चीज सीखने की जरूरत है बेटे, मेरे बच्चे, आपको ये बहुत जरूरी है ये सब चीजें सीखनी, कि क्या योजनाएं चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है ना? और आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से आना चाहिए आपको, कि आप क्यों आरएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं? सर एक तो सर इन सेवाओं का जो सर समाज से जुड़ाव है, हर सेवाओं का आता है। अगर आप इंजीनियर बनोगे तो भी, एक मास्टर बनोगे तो भी, सबका समाज से जुड़ाव तो होता है। ऐसे कोई सर्विस है ही नहीं। अगर बिजनेस कोई करता है वो भी समाज से जुड़ाव है। सर इसके और भी एक हाथ तो बताओ, जैसे क्यों सर बनना, एक वन, जैसे आप आरएएस बनना चाह रहे हो, यस सर, तो क्यों बनना चाह रहे हो? कोई समाज से जुड़ने के लिए तो बन नहीं रहे। देखो सर एक वंचित वर्ग से सर जुड़ाव, क्या? और वंचित वर्ग से सर जुड़ाव इस सर्विस में ज़्यादा है, बाकी सर्विस वंचित क्षेत्र से क्या, वंचित व्यक्तियों से क्या जुड़ाव है? सर उनके लिए जो स्कीम्स वगैरह चल रही है तो उनको इम्प्लीमेंट करना, और जो सरकार के स्टेप्स हैं तो उन तक पहुंचाना सर। चलो, बेसिकली ये है मतलब मेरा, कि यस सर। आप एक तो ले लो आर्थिक समीक्षा, एक राजस्थान का 2047 का जो विजन है उसको अच्छे तरह से पढ़ लो, और एक राजस्थान का स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट जानते हैं क्या होता है? हाँ सर। उसका एनालिसिस करो, करा उसका आपने कभी? हाँ सर। स्वॉट एनालिसिस कब किया? सर लास्ट इंटरव्यू में भी किया था, इस बार भी किया है। क्या था बताओ? सबसे थ्रेट क्या है? व्हाट इज द थ्रेट टू राजस्थान? सर एक तो वाटर सिक्योरिटी की, ये और थ्रेट है। एक सर क्लाइमेट चेंज, सबसे ज़्यादा सर सीवियर अगर होगा तो क्लाइमेट राजस्थान। चेंज तो पूरे कंट्री में हो रहा है। सर इफेक्ट्स राजस्थान पर सब ज़्यादा। क्यों, ऐसे क्या हो रहा है राजस्थान इफेक्ट? बताओ तो एग्जाम्पल करते हैं। सर क्लाइमेट की वैसे इश्यूज रहते हैं राजस्थान नहीं में। बताओ ना, क्या समस्या क्या है? व्हाट इज द इशू रिलेटिंग टू क्लाइमेट इन राजस्थान? सर एक तो ड्रोट की कंडीशन ये तो है। सन 47 से जब से आजाद हुआ है, और उससे पहले भी, ये जो जोधपुर का किला केवल इसी आकार में तो बन गया ना, जबरदस्ती में कहा है तुम्हें एक टाइम का खाना मिलेगा और एक धोती मिलेगी, बनाओ, इतना बड़ा वो बना दिया महल उनका। तो डाउट तो आज की थोड़ी समस्या है भाई। सर इसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देगा। देखो अभी क्या है, पिछले 2 साल से तो बहुत शानदार बरसात आ रही है यहाँ पे। क्या हम तो बरसात से तंग हो गए, इतनी बरसात आ रही थी, खत्म ही नहीं हो रही थी। अब के तो अक्टूबर आ गया, बरसात ही नहीं खत्म हो रही। अब तो बड़ा चेंज हो गया यहाँ पे, क्लाइमेट तो बड़ा अच्छा हो गया। सर ये भी तो एडवर्स इम्पैक्ट ही है सर। तो एडवर्स क्या है? राजस्थान की तो अच्छी चीज है ना। सर अगर राजस्थान के पानी खूब आता है, पानी नीचे जाएगा, उससे उसकी वाटर टेबल बढ़ेगी, तो ये तो अच्छा ही है ना सारी चीजें। इसमें नेगेटिव क्या हो सकता है? तो और बताओ, और नेगेटिव क्या है, और थ्रेट क्या है? और थ्रेट सर जैसे वुमेन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रेट कैसे हो सकती है? सर है नहीं अभी इतना। तो ये थ्रेट है, ये तो वीकनेस है ये तो। वीकनेस। सर अभी तो एक चीज सोच पा तो ये अच्छे तरह से करो बेटा, है ना। ये सब चीजें करने के लिए आप एक मेथड, इंटरमीडिएट क्या है ये भी अभी सर आई नहीं। आई नहीं है, तो ये सब चीजें तैयारी कर लो बेटा। और हम आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट में खूब अच्छा तरह तैयार करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ। बिना मेहनत के नहीं होगा बेटा। और इस बार तो आपको पता ही है इंटरव्यू कितने मार्क्स हैं? यस 208 कट ऑफ और 100 मार्क का इंटरव्यू, यस सर, आई नो। है ना। बहुत ज्यादा वेटेज है इसके इंटरव्यू। तो इसलिए आपकी जनरल तैयारी करके काम नहीं चल सकता, आपकी इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अच्छे से चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो, और आप चाहो तो
तो यहाँ पे इनसे बात करना है, आपको बताएंगे सारा का सारी चीज़ें, आपको पिछले 1 साल की क्या करंट इवेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उस कोर्स को करो, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ये मॉक्स ज़्यादा अटेंड करने से कुछ नहीं होने वाला। यस आप कितने मॉक अटेंड करोगे, उससे नॉलेज थोड़ी बढ़ जाएगी आपकी। यस सर। वो तो आपके मजे लेंगे, सब कहेंगे ये नहीं पता, वो नहीं पता, ऐसे बता देंगे। आप कैसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहनो, ये सब बेकार चीज़ें होती हैं। कपड़े वही पहनने चाहिए जो नॉर्मल आदमी को अच्छे लग रहे हैं। अब अगर आप टाई बांधते हो हमेशा, तो टाई बांध दीजिए, नहीं बांधते तो मत बांधो। अभी आप टाई कब से बांधी है, शुरू करिए। सर अभी बाहर ही बैठ के बनी थी। फिर मैं समझ गया था, इसकी क्या जरूरत थी, इसकी जरूरत ही नहीं है। हमको टाई वाला आदमी थोड़ी चाहिए, हम क्यों, हम आपको क्यों टाई वाला आदमी चाहिए। बोर्ड को तो अंदर एंटर करते ही पता लग जाएगा कि आप टाई नहीं बांधते हो, इस आज इंटरव्यू के चक्कर में टाई बांध के आए। तो वो तो एकदम सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना बेटा। और उनको कोई अपनी कंपनी के लिए सीईओ थोड़ी हायर करना है कि जो रोज उसको 10 मीटिंग लेनी हो। बोर्ड रूम के लिए आपको सीईओ हायर नहीं करना सरकार को, आपको तो ग्राउंड में काम कराने के लिए अफसर चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो अपनी ड्रेस वगैरह भी है ना, वो पहनो जो उसमें आप कंफर्ट फील करते हो। उन चीज़ों की कोई जरूरत नहीं होती, कोट पैंट से कोई इम्प्रेस थोड़ी होते हैं हम। तो आपकी नॉलेज, आपका तरीका बोलने का कैसा है, आप अपने तर्क बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, बना पा रहे हो तो कैसे तर्क हैं आपके, इस चीज का। जो चीज नहीं है उसको साफ साफ कहो कि प्रेजेंटली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई एम सॉरी, एंड किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले पॉज करो और ये कोशिश करो कि आपके पास एक स्ट्रक्चर बनाओ पहले ब्रेन में कि मैं ये बोलना चाहता हूँ इस प्रश्न का उत्तर, तब आपके प्रश्न के उत्तर अच्छे निकलेंगे। अभी बिखराव है प्रश्न, हाँ सर। बिखराव नहीं हो सकता, फोकस्ड 1 2 3 4, भले मत बोलो 1 2 3 4, बट आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि पहला पॉइंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। जब तक ये नहीं करोगे कैसे हो। Yes. आपने कभी इंटरव्यू पहले कभी दिया? अरे सर हाँ सर लास्ट ईयर दिया था। कितने मार्क्स आए? 40 आए, 35 आए होंगे। 40 सर। अब मुझे 35 आए। तो हम लोग तो एक ही रखे ना इंटरव्यू, हमको पता है किस तरह के मार्क्स आने होंगे इस इंटरव्यू। जब तक 60 नहीं आएगा आप तो जीतोगे यार, उसी तैयारी स्टार्ट करेंगे। यस सर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पूछना है? सर एक जैसे मैंने प्रिपरेशन मोस्टली इंग्लिश में ही करी थी, तो सर जैसे उस टाइम सर ने रेपो रेट पूछा था, तो मतलब रेपो रेट का मेरे को आइडिया था, लेकिन फिर मैं उसको सर वापस ट्रांसलेट नहीं कर पाया सर। तो वो ट्रांसलेट क्यों करना? वो इशू जिस भी लैंग्वेज में आते हो उसमें बोलो ना, किसने कहा इंग्लिश में बोले थी, यार बराबर है इंग्लिश में बोले। थोड़ा सा टोन बढ़ाओ, टोन थोड़ा सा बढ़ाओ, एक टोन बढ़ाओ और उसके बाद इंग्लिश हिंदी में बोलो चाहे अंग्रेजी में बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो और मतलब कंपोज करके बोलो। आप एक सेंटेंस बोले फिर आप आगे अटक गए। सर जो बता रहे हैं ना, हाँ पहले सर। दिमाग में अपने 3-4 सेंटेंस तैयार हो, फिर 5 सेकंड, ऐसा नहीं कि सोचने लग गए, 2 से 5 सेकंड का पॉज लिया और अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट किया और 4 सेंटेंस एक के बाद एक बोलते चले गए। इंग्लिश हिंदी का समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या चक्कर है ये? सर मतलब जैसे इंटरव्यू में तुम मोस्टली में हिंदी में हाँ हिंदी में दोनों, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोल सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? और हिंदी के जो कॉन्सेप्ट्स इंटरव्यू में आपने टोटल 20 क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चंस का जवाब दिया, उसमें से किसी सेंटेंस में 3 शब्द अंग्रेजी के आ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको प्योर हिंदी, आपको हिंदी साहित्य के लिए लेक्चरर थोड़ी ले रहे हैं। अब जैसे मतलब है कहने का आपका, इसे रेपो रेट पूछा तो आप बताओ, रेपो रेट सर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन उपलब्ध कराता है लघु काल के लिए। तो क्या बुरी बात है इसमें? इसमें अंग्रेजी के सारे शब्द है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। आपने क्या बोला था पिछली बार? सब मैंने सॉरी बोल दिया था। अगर रेपो रेट पर सॉरी बोल दो तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेटा रेपो रेट तो हर 2 महीने बाद, हर तीसरे महीने बाद एमपीसी की मीटिंग होती है, तो उसमें तो आपको पता ही होता है सर। यस अपन फेड की मीटिंग का अपन इंतजार कर रहे हैं, यूएस के फेड की मीटिंग हो रही है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो भी आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग भी वही चीज है, तो ये तो अपने को जानना ही पड़ेगा। तो बेटा इनसे बात कर लो, ये आपको सामग्री वगैरह दे देंगे, आपको तरीका बता देंगे, उसको आप कर लो तो ज़्यादा अच्छा नहीं। ओके सर। एक सर वो यूपीएससी वाला था, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो मेरे को मतलब मना किया गया था कि आप मत बताओ। यूपीएससी वाला बताने में बुरी बात कोई है ही नहीं, क्यों मना किया? मुझे तो समझ नहीं आता। जिसने आपको मना किया उससे पूछना, उससे इंटरव्यू दिया था कभी?
जिसने आपको बताया ना उनसे पूछ के आना क्या उन्होंने कभी इंटरव्यू दिया है या कभी इंटरव्यू लिया क्या? यूपीएससी कोई अपराध थोड़ी कर रहे हो आप? दिया तो दिया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सर मैंने अटेम्प्ट किया था यूपीएससी। अगर पूछे तो वैसे मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि यूपीएससी का अटेम्प्ट किया आपने। सर वैसे एक दो बार इसमें पूछा था, लेकिन सर एक लास्ट ईयर जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था मेरा इंटरव्यू, तो उन्होंने स्टार्टिंग में यही पूछा था कि भाई 21 में आपकी ग्रेजुएशन हुई है, तो 21 अभी 25 आ गया, जैसे लास्ट ईयर का हुआ था मेरा मई में, तो बोला 25 आ गया तो आप 4 साल तक क्या कर रहे हाँ, ये तो पूछेंगे, ये तो नेचुरली पूछना है। तो आप ये- कह सकते हो मैं तैयारी कर रहा था, मैं तैयारी पहले कर मैंने यूपीएससी की तैयारी करी सर, और फिर मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। कोई सो बुरी बात नहीं। वो लड़की जो फर्स्ट आई है इस बार, उसका 5वां अटेम्प्ट था उसका यूपीएससी में, जो फर्स्ट आई है हाँ सर। तो 5वां अटेम्प्ट था, तो कोई बुरी बात थोड़ी है। उसमें कोई बुरी बात नहीं। मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की, आरपीएससी भी की। हाँ यूपीएससी में एक अटेम्प्ट किया, उसमें मैं क्वालिफाई थोड़ा कम नंबर से किया, मैं कर नहीं पाया। मैं सोचता हूँ आरपीएससी में मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। मैंने बहुत अच्छे पेपर्स किए। और सर जो एक आपने क्वेश्चन पूछा था आरएस वाला कि भाई आरएस, जब ये यूपीएससी का बताएंगे तो फिर वो वाला ये वाला क्वेश्चन रहेगा कि भाई आप आरएस ही क्यों? नहीं, ये वाला उससे फिर आप बताओ ना कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो बताओ। ये आपने गलत, अभी तक आपको पता ही नहीं है आप क्यों बनना चाहते हो। मेन चीज तो यही चक्कर है, पहले इस पे क्लैरिटी तो लो कि आप क्यों बनना चाहते हो आरएस ऑफिसर। उसकी पूरी तैयारी करो कि आरएस में ये चीज़ें ऐसी है जो मैं यूपीएससी की बजाय भी यहाँ ज़्यादा बेटर कर पाऊंगा। क्या कर पाओ? मेरा राजस्थान का एक्सपोजर है, राजस्थान की समस्याओं के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन तो आपको समस्याओं के बारे में जानना भी जानना पड़ेगा। पड़ेगा। तो आप बेटा एक काम करो, ये आपको बताएंगे यहाँ पे कोर्स भी हम करते हैं, उस कोर्स को ट्राई करो, करने में भी सारी चीज आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे किस चीज का किस तरह का उत्तर कैसे दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।